अच्छा जी, आज है बेटा 17 अगस्त 2024 और हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में क्या बातें होने वाली हैं, तो आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन जनाब ये है कि फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, ये जमीन है। इस जमीन पर अगर आप कार चला रहे हो तो कार जाहिर सी बात है रोड पर चल रही है। और जब कार रोड पे चल रही है तो इसको हम लोग कह देते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। कार का रोड पे चलना मोशन इन वन डायमेंशन। और कार रोड पे चलते हुए डिस्टेंस कवर करती है। अच्छा, किसी बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दें या नीचे से ऊपर थ्रो कर दें तो बॉल वर्टिकल डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज कॉल्ड हाइट। और इसका नाम भी होता है मोशन इन वन डायमेंशन। लेकिन अगर मैं जमीन पर फुटबॉल को रखूं और फुटबॉल को रखकर जमीन पर फुटबॉल को रखकर फुटबॉल को इस तरह से किक लगा दूं, जब मैं फुटबॉल को इस तरह से किक लगाता हूं तो फुटबॉल इस तरह मूव करती है। और जब फुटबॉल इस तरह मूव करती है तो गौर कीजिएगा, इस मूवमेंट में फुटबॉल हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी कवर कर रही है और वर्टिकल हाइट भी कवर कर रही है। ठीक है जनाब। तो जब कोई बॉडी इस तरह मूव करे कि वो वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रही हो, हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी कवर कर रही हो, एक्स एक्सिस पर भी मूव कर रही है और वाई एक्सिस पर भी मूव कर रही है, तो इट इज कॉल्ड मोशन इन टू डायमेंशन। तो अभी लास्ट की लास्ट तक या आईजीसीएसई तक हम लोग पढ़ते थे वन डायमेंशन, आइदर वर्टिकल और हॉरिजेंटल। लेकिन आज से शुरू करने जा रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन। और मोशन इन टू डायमेंशन में क्या होने वाला है सर, किसी ऑब्जेक्ट को जमीन के साथ एंगल बना के थ्रो करेंगे। और ये फ्री फॉल मोशन होगी जिसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो बेटा जरा दो लाइनों की डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, बेटा अब्दुल्ला लिख के पढ़िएगा प्लीज। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल। आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया और हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनाते हुए, तो इट मूव्स along a curve path। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे मूव कर रहा है। और ये कर्व पाथ कौन बनवा रहा है, तो दिस कर्व पाथ इज डिटरमाइंड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे नहीं। तो दिस कर्व पाथ इज डिटरमाइंड बाय gravitational force and such a motion is called projectile motion। तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन वो है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से एक कर्व पाथ पर मूव करता है। और जब वो कर्व पाथ पर मूव कर रहा होता है, जब वो कर्व पाथ पे मूव कर रहा होता है तो सच अ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। सच अ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है जनाब। मोशन को इसने पता नहीं क्यों रीड नहीं किया, बाकी इसने सबको सही रीड कर लिया। चलिए जनाब, आई थिंक कि आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन कॉपी कर ली होगी। और जब डेफिनेशन कॉपी हो गई तो आइए अब इसको आगे लेके चलते हैं। इट इज फ्री फॉल मोशन, नो एयर रेजिस्टेंस। ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर थ्रो किया एंगल बनाते हुए, जो एंगल बन रहा है उस एंगल को थीटा मैंने कह दिया है। और ये जो थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल के साथ ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ पर मूव कर रहा है। इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जी बेटा ताहा, क्या आप कॉपी कर चुके हैं? तो हम आगे चले। जी जी कॉपी कर। अच्छा बेटा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन की अब हम कुछ मैथमेटिकल बातें शुरू करने जा रहे हैं।
और मैथमेटिकल बातों के लिए ज़रा याद कीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर है और जब कोई वेक्टर एंगल बनाता है तो सर उस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं। एक वेलोसिटी का बेटा x कंपोनेंट होगा और एक वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा। सर x कंपोनेंट होगा u cos थीटा और y कंपोनेंट होगा u sin थीटा। ये भी बेटा कॉपी कर लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी विल बी u, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। अब याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में क्योंकि नो एयर रेजिस्टेंस है, तो अगर नो एयर रेजिस्टेंस है तो जब कोई ऑब्जेक्ट, बल्कि अगर आप क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो तो आपको मेरी बात बेहतर समझ में आ सकेगी कि बाज़ औक़ात हम क्रिकेट खेलते हुए बॉल को हिट करते बहुत जोर से, लेकिन जो एयर होती है ना, एयर वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में आपने हिट किया है, तो बॉल बहुत दूर जाके गिरती है। और कभी ऐसा भी होता है कि आप बॉल को ऐसी डायरेक्शन में हिट कर देते हो कि वो अगेंस्ट एयर होती है, तो वो बॉल की मूवमेंट को अपोज करती है और बॉल जल्दी गिर जाती है। तो इसीलिए बैटिंग करते वक्त जब कभी शॉट खेलते हैं तो जो बैट्समैन होते हैं वो इस बात को जहन में रखते हैं कि ऐसी डायरेक्शन में बॉल को हिट करना ज्यादा बेहतर होगा जिस डायरेक्शन में एयर चल रही हो। लेकिन इस टॉपिक में याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में हम अज्यूम कर रहे हैं एयर नहीं, और अब एयर नहीं है तो याद रखिएगा एयर ना होने की वजह से हम प्रोजेक्टाइल मोशन में कहते हैं कि वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है जिसकी वजह से बॉल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आगे जा रही है। आप गौर कीजिएगा, मेरी कोशिश है कि मैं सारे हॉरिजेंटल एरो सेम लेंथ के बनाऊं, हो सकता है मुझसे छोटे बड़े बन रहे हो, पर याद रखिएगा हॉरिजेंटल एरो मेरे ख्याल में मैंने सारे इक्वल लेंथ के बनाए। और इक्वल लेंथ के बनाने के बाद मैं बताना चाहता हूं कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, इस एजम्पशन पर कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। मेरा एजम्पशन है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, इसलिए याद रखिएगा ये बड़ी काम की बात है कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। और याद रखिए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो बेटा तहा आपको याद है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है जो कांस्टेंट वेलोसिटी को डील करता है, जो यूजुअली हम लोग लिखते हैं एस इक्वल टू वी इंटू टी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी को डील करता है, लेकिन आज के टॉपिक में इसको मैं लिखूंगा यू एक्स इंटू टी, और ये यू एक्स असल में हॉरिजेंटल वेलोसिटी को शो कर रहा है, और ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी दर हकीकत एयर ना होने की वजह से हम अज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट है। अच्छा सर ये तो एक्स की बात हो गई, वाई के बारे में बताएं। भाई वाई जो है ना, वाई सर वाई कंपोनेंट शुरू में तो बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, लेकिन वाई को सर एयर अपोज कर रही है, और जब एयर अपोज कर रही है तो गौर कीजिएगा मैंने वाई के एरोज, आप देखिए मैंने पहला एरो बहुत बड़ा बनाया है, दूसरा छोटा बनाया है, तीसरा और छोटा कर दिया, चौथा तो और छोटा कर दिया, और पांचवें में तो मैंने गायब ही कर दिया। मतलब सर जो वर्टिकल वेलोसिटी है ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द ग्रेविटी इट चेंजेस, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है। और याद रखिएगा एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पोजीशन वर्टिकल वेलोसिटी बिकम जीरो। सर वेलोसिटी ही जीरो हो जाती है, और क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तो मुझे इसको फाइनल वेलोसिटी लिखना चाहिए, क्योंकि मैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में u लिखता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v होती है, तो जनाब फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट विल बी जीरो। अच्छा सर जब ये नीचे आ रहा होगा तो भाई नीचे आते वक्त वर्टिकल कंपोनेंट अब बड़ा होना शुरू हो जाएगा,
आप गौर कीजिएगा, एरोज की लेंथ में बड़ी करता जा रहा हूँ, और जब ये बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा तो ये एरो बिल्कुल अपनी फुल लेंथ पर पहुंच जाएगा। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाते वक्त डिक्रीज हो रहा है, नीचे आते वक्त इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट बिकम जीरो। एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट बिकम जीरो। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल कंपोनेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, बट vertical component it changes. In upward motion it is decreasing, in downward motion it is increasing, and we will use equation of kinematics for vertical motion. वर्टिकल मोशन में तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होंगी जनाब, तीनों तीनों यूज होंगी। अलबत्ता नई बात ये होगी आज से कि वेलोसिटी के साथ हमें y लिखना पड़ेगा। y का मतलब सर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम आइदर हॉरिजेंटल मोशन स्टडी कर रहे होते हैं और वर्टिकल मोशन स्टडी कर रहे होते हैं, यानी एक साथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मूवमेंट चल रही होती हैं, एक साथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह की मूवमेंट चल रही होती है। तो बड़ा जरा जल्दी से ये इक्वेशंस ऑफ मोशन को कॉपी कीजिए। ये वही इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो कि आपको ऑलरेडी आती हैं। ना लिखना चाहे तो ना लिखें, सिर्फ मैंने वेलोसिटी में हर जगह वाई डाल दिया, और वाई डालने की वजह यही है कि वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है उसमें तो सर एक ही फार्मूला है बस, वेलोसिटी के एक्स में एक ही फार्मूला है बस, लेकिन सर वेलोसिटी के वाई में सर वही तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, it is known as second equation of motion, it is known as third equation of motion. So we have three equation of motion, three equations of kinematics. जी बेटा ताहा, हम आपसे सवाल कर सकते हैं? ये बताइए हमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्यों कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है? हम कंसीडर करते हैं कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, x remains constant. The question is why x component remains constant. जी बेटा ताहा। ताहा को ये वाली बात याद नहीं आ रही, इसलिए मैं ताहा के लिए लिखना चाहूंगा। ताहा बेटा लिख लीजिए, बेटा ताहा लिख लीजिए कि x component of velocity remains constant due to assumption no air resistance. हमने अज्यूम किया है कि एयर नहीं है, इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि एक्स कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। आप अगर क्रिकेट खेलते हो तो आपको पता है कि अगर आपने एयर के फेवर में शॉट खेला तो बॉल बाउंड्री के बाहर जाके गिरेगी, अगर आप एयर के अगेंस्ट हिट करेंगे तो आप बाउंड्री के अंदर कैच हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली एक्स कंपोनेंट इज अफेक्टेड बाय एयर रेजिस्टेंस, but during the study of projectile motion it is our assumption there is no air resistance, and if there is no air resistance then horizontal component of velocity will remain constant. बेटा ताहा हमें बताइए, प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट रहता है? जी, ये हमारा एजम्पशन है, सचमुच में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद आ रही है वर्टिकल मोशन। बेटा मोहम्मद फाइक हमें बताइए, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी फोर्स वर्टिकल मोशन को अफेक्ट कर रही है?
ग्रेविटी। और जब ग्रेविटी अफेक्ट कर रही है तो जब मैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाऊंगा तो सर वो सारी बातें यूज करूंगा यहाँ पर भी, कि अगर बॉडी ऊपर जा रही होगी तो जी माइनस होगा, बॉडी नीचे आ रही होगी तो जी प्लस होगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हमने फ्री फॉल मोशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है, इसलिए हमें इसके अंदर कोई इशू नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलने में जरा इस वाली बात को भी जहन में रखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वो आपसे कहेगा कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, जैसे भी मैंने ऊपर डायग्राम बनाई उसमें मैंने जमीन पर फुटबॉल को रखा और उसको इस तरह किक लगाई और यहां तक कि मैंने मूवमेंट करा ली। ये तो है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो मैंने आपके पास पेपर में देखे वो ये वाले हैं कि आप किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हुए हो और यहां से आपने किसी बॉल को हॉरिजेंटल थ्रो कर दिया। सवाल, क्या ये बॉल ऐसी मूव करती रहेगी? नहीं सर, ऐसा थोड़ी होगा कि ऐसी ही मूव करती रहेगी। नीचे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। सर ग्रेविटी के एक्ट करने की वजह से सर जब कभी हम बॉल को थ्रो करते हैं हॉरिजेंटल, तो थ्रो तो करते हैं हॉरिजेंटल, बट ड्यू टू द ग्रेविटी इट कैन नॉट मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। इट कैन नॉट मूव स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपने बॉल को हॉरिजेंटल थ्रो किया, ड्रॉ कीजिएगा, आपके यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन में हॉरिजेंटल थ्रो करवा देगा। जब बॉल को आप हॉरिजेंटल थ्रो करते हो, ठीक है जनाब, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो जब आप इसको हॉरिजेंटल थ्रो करते हो तो सर ये हॉरिजेंटल थोड़ी मूव करेगा। ठीक है जनाब, सर ये हॉरिजेंटल थोड़ी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इट विल फॉलो कर्व पाथ। और सर इसका जो कर्व पाथ होगा वो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। अब इस कर्व पाथ में क्या क्या होने वाला है तो जरा इसकी फिजिक्स देखें। ये बताइए, आपने जब इसको ऊपर से थ्रो किया तो अभी आपको याद है ऊपर वाले टॉपिक में भी आपको मैंने बताया था कि एट टॉप पोजीशन वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। सर इसमें भी यही होगा। एट द हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो। इसमें भी सर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो। अच्छा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, सर हॉरिजेंटल कंपोनेंट अगेन विल रिमेन कांस्टेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो उसने शुरू में बता दिया सर आखिर तक हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल बी कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट। अच्छा, फिर वो कहेगा कि बॉल जमीन को हिट कर रही है। जब ये बॉल जमीन को हिट कर रही होगी ना, तो याद रखिएगा हिट करते वक्त फाइनल वेलोसिटी का एक्स सर इनिशियल वेलोसिटी के एक्स के ही बराबर होगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट चेंज होता ही नहीं है। लेकिन फाइनल वेलोसिटी का वाई हमें बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करना होगा। वो आपसे पूछेगा कि बताइए जब बॉल जमीन को हिट कर रही है तो कितनी वर्टिकल वेलोसिटी से हिट कर रही है, कितनी वर्टिकल वेलोसिटी से हिट कर रही है, ये आपसे पूछेगा। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद अब थोड़ा सा वेक्टर की तरफ आपको ले जाएगा। क्या कहेगा? जब बॉल जमीन को हिट कर रही है, जब बॉल जमीन को हिट कर रही है तो कहेगा बताइए जमीन को हिट करते वक्त उसकी टोटल वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी का एक्स, वेलोसिटी का वाई, सर दोनों वेलोसिटीज को प्लस करूंगा तो टोटल वेलोसिटी आ जाएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। सर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर होता है, वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस पर होता है। एक्स एक्सिस पर एक्स कंपोनेंट, वाई एक्सिस पे वाई कंपोनेंट। तो इन दोनों का भाई जो रिजल्टेंट होगा ना, इट विल बी कैलकुलेटेड बाय पैथागोरस। इट विल बी कैलकुलेटेड बाय पैथागोरस। स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ टोटल वेलोसिटी। और स्क्वायर ऑफ टोटल वेलोसिटी के बजाय, स्क्वायर ऑफ टोटल वेलोसिटी के बजाय यहाँ पे लगेगा स्क्वायर रूट। इसको बेटा कॉपी कीजिए और याद रहे कि आप जो कुछ पढ़ रहे हो, अगर आप मैथ मैकेनिक्स पढ़ोगे तो मैथ मैकेनिक्स में सब कुछ यही है। मैथ मैकेनिक्स और फिजिक्स मैकेनिक्स क्वेश्चन यही वाले हैं।
तो टोटल वेलोसिटी होगी जनाब, टोटल वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी के x का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी के y का स्क्वायर। और फिर वो एक और गड़बड़ करेंगे, बोलेंगे बताओ जमीन को जब ये हिट कर रही है तो कितने थीटा से हिट कर रही है, थीटा बताओ। तो थीटा के लिए भी आपको मैं वेक्टर वाले चैप्टर में ले जाऊंगा। याद है वेक्टर में होता है वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट, डिवाइड करोगे तो यू विल गेट टेन थीटा। तो मैं अपनी सारी बातों को रिवीजन कराते हुए रीड एंड राइट खोलने जा रहा हूँ, सारी बातों को रिवाइज करते हुए रीड एंड राइट खोलने जा रहा हूँ। पहले रिवीजन दे दूं जल्दी से। आज की क्लास में क्या कर रहे हैं सर, हम काइनेमेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स के चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स अच्छे खासे सवाल कर चुके हैं, ग्राफ अच्छे खासे सवाल कर चुके हैं। अगस्त के महीने में हमने ये चैप्टर शुरू किया था, हमारा हाफ मंथ हो चुका है ऊपर के दो टॉपिक्स में। ऑल्दो के ग्राफ पर मुझे भी और मेहनत कराने की जरूरत है, ग्राफ इतने आसान नहीं है। तीसरा टॉपिक शुरू करा है प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसको भी हम तीनों को मिला के इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ अगस्त हमने ये चैप्टर खत्म करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है सर, जब किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से एंगल बना के थ्रो करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे भी मूव करता है, वाई एक्सिस पे भी मूव करता है, कर्व पाथ पर मूव करता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट एक ऐसे कर्व पाथ को फॉलो कर रहा हो जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स ने डिटरमिन किया हो तो इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इनिशियल वेलोसिटी u होगी, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स x और y कंपोनेंट। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन x कंपोनेंट कंसीडर टू बी कांस्टेंट, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है ड्यू टू द ग्रेविटी, इसलिए हम उस पर लगाएंगे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स वैसी लगेंगी जैसे आप फ्री फॉल मोशन में पढ़ चुके हो, सिर्फ नई बात ये सब जगह वाई वाई लिखा हुआ होगा मैंने, बस और कुछ भी नहीं है। एक्स कंपोनेंट क्यों सेम रहता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन में बिल्डिंग की टॉप से पत्थर को थ्रो कर देंगे, बॉल को थ्रो कर देंगे, हॉरिजेंटल वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। और थोड़ा सा इसके अंदर वेक्टर आखिर में आ गया है। आइए देखते हैं रीड एंड राइट हमसे क्या कहती है। अब्दुल्ला आपके पास रीड एंड राइट की बुक होती है क्या, तो लेकर आइए बेटा जल्दी से। अब ये ढूंढना शुरू करेंगे हमारे साहबजादे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपके पास रीड एंड राइट की बुक है और मेरे ख्याल में फायर के पास है तो पेज नंबर खोल लीजिए 86, पेज नंबर 86। और पेज नंबर 86 पे जब आप जाते हो तो आपको ये क्वेश्चन मिलता है। अगर आपका हमारे साथ पेज नंबर मैच ना कर रहा हो तो पेज नंबर को छोड़ें, वेरिएंट को देखें। अक्टूबर नवंबर 2018, अक्टूबर नवंबर 2018। कैलकुलेटर मैं रेडी कर लेता हूं, और कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें साइन थीटा कॉस थीटा सब कुछ चल रहा होगा, इसलिए बेहतर है कि आप अपने हाथ से करें। चले जी, लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि ये ग्राउंड है सर, इस ग्राउंड के ऊपर ये एक गोल्फ की बॉल रखी हुई है सर। गोल्फ की बॉल को 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हम लोग हिट कर रहे हैं। हमारी आदत है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u लिखते हैं, ये हमारी आदत को खराब करने के लिए उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी को v लिख दिया है। तो भाई अब आप जहन में रख लें, इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी v है, ठीक है, इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी v है। फिर आपसे कह रहे हैं कि जनाब वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 4.8 है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट है। अच्छा, उसके बाद इसकी टोटल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, टोटल वेलोसिटी बता दी है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट बता दिया है, ठीक है नहीं सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट बताया, वर्टिकल कंपोनेंट बता दिया है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट पूछ रहा है। ताहा भाई अभी फॉर्मूला शीट बेटा मैंने अभी आपको बना के दी है, सिर्फ मुझे गाइड कर दीजिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट के लिए, जबकि मुझे थीटा नहीं पता है, ख्याल रखिएगा वी कॉस थीटा मत बोल दीजिएगा क्योंकि थीटा मुझे नहीं पता है। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिसमें वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है, और वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट मैंने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, जब ये खाली 1 मार्क का क्वेश्चन है। सेकंड का मतलब फॉर्मूला बोले ना बेटा, नहीं बेटा बहुत दूर है, आप बहुत ही दूर है, इसका मतलब है आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में बहुत ही कच्चे हैं।
बेटा वाला फार्मूला जब लगता है जब हाइट गिवन होती है ना बेटा, h इज इक्वल टू वी टी या यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जब हाइट गिवन होती है। इन दिस क्वेश्चन यू आर नॉट गिवन एनी हाइट। एक और ट्राई दे रहा हूं, ताहा कोशिश कीजिए। हाइट नहीं पता, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स सेकंड आपने बताई, वो तो नहीं लगने वाली, कुछ और लगेगा, मैं नहीं बता रहा कि क्या लगेगा, आपने सोच के बताना है बेटा। अभी तो ऊपर फार्मूला शीट बनाई है, उसी में से कुछ है। जी जी बोले। अच्छा जी, चलें, आप बिल्कुल उल्टा सीधा जा रहे हैं। फाइक आप हमें बताइए, वेलोसिटी का एक्स निकालना है, वाई और टोटल वेलोसिटी पता है जी। फाइक भाई। वेलोसिटी का एक्स निकालना है, वेलोसिटी का वाई गिवन है, टोटल वेलोसिटी भी पता है, राइट एंगल ट्राइंगल है। बच्चों के दिमाग में पैथागोरस थ्योरम पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं भाई। vertical velocity 4.8, horizontal velocity we have to calculate, total velocity we are given, so we should use Pythagoras theorem, we should use Pythagoras theorem। ये बहुत सारे टॉपिक्स का मिक्सचर है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें वेक्टर भी आना चाहिए आपको, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी आना चाहिए आपको, ग्राफ भी आना चाहिए। तो जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है वो सबको मिक्स कर देगा इसमें, वो तो आ जाएगा 3.6। लेकिन फाइक भाई बात समझ में आई आपको मेरी? फाइक, फाइक है हमारे साथ क्लास में। टोटल वेलोसिटी 6 है। वेलोसिटी का एक्स आपने कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी का वाई सर प्लस है, सर प्लस वाला वेलोसिटी का वाई माने के माइनस हो जाएगा। तो टोटल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस वेलोसिटी का वाई यानी 4.8, और ये वाला स्क्वायर इधर लाके मैंने बना दिया स्क्वायर रूट। सॉल्व करोगे तो आंसर तो ये आ जाएगा। It is the horizontal component of velocity. It is the horizontal component of velocity. ठीक है जी। तो यू आर गिवन हॉरिजेंटल, सॉरी वर्टिकल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी हमने हॉरिजेंटल निकाल लिया। ताहा बेटा समझ में आ गई मेरी बात? ताहा समझ में आई आपको बात वेक्टर वाले सवाल से, वेक्टर वाला फार्मूला पाइथागोरस? थोड़ी बात आ रही। तो तुमने तो वेक्टर का अच्छा टेस्ट दिया हुआ है, फिर वेक्टर वाली बात को ताहा क्यों नहीं पकड़ पा रहे बेटा? हाँ वही तो। लेकिन आप ये तो देखो ना यार, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने ये बीच में वेक्टर क्यों लेकर आ गए। तो अभी मैंने आपको जो बातें ऊपर सिखाई है, ऊपर अभी फार्मूला शीट अगर आप देखो तो ऑब्वियसली ये फार्मूला शीट तो लगी ही नहीं रही थी। अब जब आप नीचे आते हो तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको वेक्टर भी दिखा दिया कि भाई ये वेक्टर को भी जहन में रखना है। लेकिन चले कोई बात नहीं, भी दो तीन सवाल करोगे इंशाल्लाह बात पकड़ने लगोगे मेरी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे अब आपको लेके जा रहा है ग्राफ के अंदर। देखिए आपको ग्राफ में लेके जा रहा है। कैसे ग्राफ में लेके जा रहे हैं तो जरा गौर से सुनिएगा। कहता है इस क्वेश्चन में कि जब बॉल को जमीन से आपने हिट किया तो टाइम था जीरो, टाइम था जीरो। बॉल ऊपर जाती रही जाती रही जाती रही, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई 0.49 सेकंड पर, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई 0.49 पर। और आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। नीचे उसने हमें ग्राफ बनाने के लिए बोला है, मैं भी ग्राफ बनवाऊंगा। लेकिन मैं आपको ना पहले जरा एक रफ एक बात सिखाऊं, फिर मैं फेयर ग्राफ में लेके जाऊंगा। पहले जरा रफ सीखिएगा। जरा गौर कीजिए बेटा कि जब इस बॉल की वेलोसिटी का आप वर्टिकल कंपोनेंट देखते हो तो वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल शुरू में वर्टिकल कंपोनेंट है 4.8। तो पक्की बात है सर ग्राफ शुरू होगा 4.8 से। ठीक है ना? टाइम है जीरो, ये टाइम की एक्सिस है, टाइम है जीरो। आपने गोल्फ की बॉल को हिट किया, टाइम जीरो, वेलोसिटी 4.8। ठीक है जनाब। अच्छा, गोल्फ की बॉल ऊपर जा रही है सर, ऊपर जा रही है तो बेटा ताहा सिर्फ ये बता दो, अगर बॉल ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी? वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सर अब वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना तो ग्राफ भाई ऊपर से नीचे आता है, ग्राफ ऊपर से नीचे आता है तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। एक बात हो गई। फिर खुद कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा ना तो सर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। जरा देख रहे हो ये वेलोसिटी जीरो है, और इस जीरो वेलोसिटी पे टाइम कितना होगा सर? टाइम होगा 0.49। टाइम कितना होगा भाई? टाइम होगा यहाँ पे 0.49। ठीक है जनाब। तो टाइम होगा
0.49 सेकेंड। ठीक है जनाब। इनिशियल वेलोसिटी सर वर्टिकल, खाली वर्टिकल का ग्राफ बना रहे हो अभी आप, ग्राफ बना रहे हो खाली वर्टिकल का, खाली वर्टिकल का ग्राफ बना रहे हो सर। वर्टिकल वेलोसिटी, सर वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल 4.8, सर बॉल ऊपर जा रही है इसलिए ग्राफ जा रहा है नीचे। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो टाइम होगा 0.49 सेकेंड, बट इस जगह पर वर्टिकल वेलोसिटी हो चुकी होगी जीरो। ठीक है जनाब। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ कि बॉल ऊपर तो चली गई, ऊपर जाने के बाद, बॉल ऊपर जाने के बाद पक्की बात है सर, गोल्फ की बॉल है, ऊपर जाने के बाद इसने नीचे आना है। आपको याद है मैंने लास्ट वीक पढ़ाया था ग्राफ ऑफ बाउंसिंग बॉल। तो बॉल पहले जा रही है ऊपर, ऊपर जाने का ग्राफ हो गया ए से लेके बी तक। अब बी से लेके जो नीचे वाला ग्राफ है, ये ग्राफ कितना बड़ा होगा ये मैं शायद मैंने कुछ ज्यादा लेंथ का बना दिया, लेकिन जब ये बॉल नीचे जा रही होगी तो नीचे जाते वक्त मैंने ग्राफ नीचे की तरफ बना दिया। ठीक है। अब आपसे यही कह रहा है कि जरा क्वेश्चन बढ़िए, स्केच, स्केच, स्केच का मतलब होता है ग्राफ की शेप इंपॉर्टेंट है। एक चीज होती है प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ का मतलब होता है वैल्यूज भी एक्यूरेट होना चाहिए, एक एक वैल्यू हम लोग एक्यूरेट ले लेते हैं। स्केच सर सिर्फ ग्राफ की शेप इंपॉर्टेंट है, स्केच सेपरेट ग्राफ। अच्छा कभी भी लिखा हो ना लाइन, तो लाइन का मतलब ये ना वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, कभी होता है सेपरेट लाइन और बन रहा होता है ग्राफ कर्व। तो यहाँ पे लाइन का मतलब कोई भी शेप हो सकती है, एनी ज्योमेट्रिकल शेप, मुश्किल जुबान में इसको हम लोग कहते हैं लोकस, एनी शेप हो सकता है लोकस का। टू शो द वेरिएशन विद टाइम, टाइम के साथ वेरिएशन हो रही हो। ठीक है जनाब। अंटिल द बॉल रिटर्न्स टू द ग्राउंड, बॉल ऊपर जाए और फिर वापस नीचे आ जाए, बॉल ऊपर जाके फिर नीचे वापस आ जाए। तो जरा देखिएगा इसमें क्या करूंगा, जरा देखिए। अब ये फेयर ग्राफ है भाई, ये फेयर ग्राफ है। अब्दुल्ला आपके पास आपकी ग्राफ कॉपी में फेयर ग्राफ नजर आ रहा है आपको? ठीक है जी। अब इनिशियल वेलोसिटी है 4.8, तो ये रहा इनिशियल पॉइंट 4.8, ये 4.8 इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है। और सर अब बॉल जमीन को सॉरी टॉप पर पहुंचेगी तो टाइम होगा 0.49 सेकेंड, टाइम होगा 0.49 सेकेंड। अच्छा ये बताइए 0.49 का, 0.49 का डबल, सर डबल होता है 0.98, तो 0.98 इसका फाइनल टाइम होगा, 0.98 इसका फाइनल टाइम होगा। तो 0.98 तक मैंने ग्राफ बनाना है, 0.98 तक मैंने ग्राफ बनाना है। तो मैं ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्राफ देखिएगा, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, फ्री फॉल मोशन में वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। और इस स्ट्रेट लाइन में मैंने किन बातों का ख्याल रखा है? सर आपने ख्याल रखा है इनिशियल वेलोसिटी है 4.8, सर आपने ख्याल रखा है बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो टाइम होगा 0.49, जब बॉल सर वापस जमीन पर आएगी तो टाइम होगा उसका डबल, दैट इज 0.98। अब मैंने ब्लू लाइन हटा दी है, एंड इट इज अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इट इज अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बेटा बनाइए इसको आप अपने पास, आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी ब्लैंक पेज के ऊपर भी आप इसको प्लॉट मतलब ड्रॉ तो कर सकते हैं। और इसके अंदर ये बात भी मेंशन कर दें तो अच्छा होगा कि इस पोर्शन में बॉल जा रही है अपवर्ड, बॉल जा रही है पहले अपवर्ड, फिर बॉल आ रही है डाउनवर्ड। तो बॉल का ऊपर जाना वेलोसिटी डिक्रीज, बॉल का नीचे आना वेलोसिटी इंक्रीज। और ग्राफ में जी ग्रेडियंट 9.8 एक ही जैसा लेते हैं। ताहा अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे चलें, या कोई बात आपको कंफ्यूज कर रही है तो मुझसे पूछिए। ताहा बेटा ठीक है जी। अच्छा उसके बाद एक और बात आपसे कह रहे हैं जनाब हॉरिजेंटल कंपोनेंट का भी ग्राफ बनाए। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट है कितना? सर हॉरिजेंटल कंपोनेंट है 3.6। तो क्या आपको याद है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट की क्या खास बात होती है ताहा? सर खास बात होती है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज होता ही नहीं है। जब वो चेंज होता ही नहीं है तो आप जरा देखिएगा, दिस पॉइंट इज 3.6 और 3.6 पे आई एम ड्रॉइंग अ हॉरिजेंटल लाइन अप टू 0.98 सेकेंड, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है एक ही जगह पर रुका रहेगा ग्राफ, एक ही जगह पर रुका रहेगा ग्राफ।
तो एक ग्राफ हॉरिजेंटल का हो गया, एक ग्राफ वर्टिकल का हो गया। और आप देखिए एक साथ दो मूवमेंट, दो मोशन आपसे वो चलवा रहा है। हॉरिजेंटल मोशन भी चल रही है, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, और फ्री फॉल मोशन भी चल रही है जो कि क्रॉस में लाइन आ रही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सारी चीजें नजर आ रही है। अब बेटा फाइव, काफी टाइम हो गया आपसे बात करे हुए, क्या हम बात आपसे कर सकते हैं? अगला बड़ा आसान सा पार्ट हम आपसे पूछने जा रहे हैं। मोहम्मद फाइक आप क्लास में हैं हमारे साथ? अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा बेटा चलें, फिर हम अब्दुल्ला आपको तंग कर लेते हैं। अब्दुल्ला हमें ये बताइए कि अगर हमारे पास ग्राफ मौजूद है एंड दे आर आस्किंग कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम हाइट पता चल जाए इफ वी आर गिवन अ ग्राफ? हाँ, ये तो टाइम है ना बेटा, ये तो टाइम लिखा हुआ है ना, ये टाइम है 0.40। वो उस स्पॉट पर है, अब हाइट कैलकुलेट करना है ना, मैंने मान लिया कि मैक्सिमम हाइट पर वो है। पर हाउ डू वी कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट? हाइट कैलकुलेट कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है भाई सर, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, तो वी विल कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व। और जब आप एरिया अंडर द कर्व करोगे तो दिस इज अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल में हाफ बेस इसकी है 0.49 सेकेंड की, और हाइट इसकी है 4.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जनाब, आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर नहीं चलवा रहा, ठीक है ना, आप कैलकुलेटर चला लोगे बाद में इसका आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, 1.17 है तो 1.17 को 1.2 भी ले सकते हैं। 1.17 तो 1.2 ले लिया हमने। अच्छा जी, 1.17 का 1.2 मीटर हाइट ले ली। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने ग्राफ से कर ली। कोई बच्चा बोले सर मैं ग्राफ से नहीं करना चाहता, तो चलिए ग्राफ से जाने दें, ग्राफ से आसान वे में हो गया, वरना इसको हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को शौक होगा सर मैं ग्राफ से नहीं कर रहा, ऐसे ही मैं आपकी नॉलेज बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो बच्चा बोले सर मैंने ग्राफ से नहीं करना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप सेम क्वेश्चन को करें। एच इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से, और याद रखिएगा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी ले लेना जीरो। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, और अब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी -9.8, टाइम लेना 0.49। आप इससे भी सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा, इससे भी आंसर वही आएगा। ठीक है जी। अच्छा खैर छोड़े, आगे चले नेक्स्ट पार्ट। सर नेक्स्ट पार्ट करने में इशू ये आ रहा है कि ये हमें लेके जा रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है जनाब, तो हम छोड़ सकते हैं सवाल को काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुन के, लेकिन कोई बच्चा बोले सर इसमें ऐसी कौन सी खास मुश्किल बात है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और सर पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। तो ऊपर मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दी हाफ एम वी स्क्वायर, बच्चों को आता है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, कोई मुश्किल बात नहीं है सर, मास से मास कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें जो फंसने वाली बात है वो जरा गौर से सुनना, फंसने वाली जो बात है गौर से सुनना, और गौर से सुनिएगा, मैं जानबूझ के पहले आपको गलत पढ़ाने जा रहा हूँ, गलत पढ़ाने जा रहा हूँ। किसी भी बच्चे से बोलो मैक्सिमम हाइट पर बताओ वेलोसिटी क्या होती है, तो बच्चा बोलेगा सर फ्री फॉल मोशन में आपने पढ़ाया था कि जब बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ओ भाई फ्री फॉल मोशन में मैं मानता हूँ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बट राइट नाउ वी आर इन प्रोजेक्टाइल मोशन, और याद है प्रोजेक्टाइल मोशन में जब कोई बॉल अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर होती है तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वर्टिकल जीरो हो जाता है, पर वेलोसिटी का हॉरिजेंटल जीरो नहीं होता। वेलोसिटी का हॉरिजेंटल जीरो नहीं होता, तो हाईएस्ट पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी खत्म, और हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो सर प्रोजेक्टाइल में खत्म होती ही नहीं है। और हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है सर? हमें याद है ऊपर ड्राइव करके आए हुए, हॉरिजेंटल वेलोसिटी थी 3.6, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी यहां लिखी जाएगी। तो अगर आप में से मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन करता ना तो जरा थोड़ा टाइम पास हो जाता, लेकिन भाई और बच्चे बताते सर जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे कब जीरो होती है सर? जब किसी बॉल को हम वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करते हैं, वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सारी जीरो हो जाएगी। बट इफ अ बॉडी इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो सर प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर
हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बट हॉरिजेंटल वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। तो इट इज 3.6 स्क्वायर। नीचे चाहिए जी एच, तो सर जी एच में सर जी होता है 9.8। हाइट, हाइट अभी 1.17 वाली ले लो या 1.2 वाली ले लो, ज्यादा अच्छा है 1.17 वाली लो, राउंड ऑफ वाली नहीं लिया करो, जो आईबीए कैलकुलेटर में वो लिखना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो जनाब आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा बता दे आंसर ये। आप टाइम लगा रहे हैं, हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं भाई, कैलकुलेटर बाद में चला लीजिएगा। आगे चलें, आगे चलें, क्वेश्चन समझने पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि इन प्रैक्टिस डेली लाइफ में, इन प्रैक्टिस मतलब डेली लाइफ में सर एयर रेजिस्टेंस होती है, डेली लाइफ में एयर रेजिस्टेंस होती है। और अब एयर रेजिस्टेंस होती है तो एक्सप्लेन व्हाई द एक्चुअल टाइम फॉर द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज लेस। ठीक है ना, ऊपर जाने में टाइम कम लगता है, एयर की प्रेजेंस में अपवर्ड मोशन का टाइम कम लगता है। वजह बताइए जवाब। ओ भाई जब एयर होगी ना, एयर होगी तो एयर की प्रेजेंस में अब उसके ऊपर दो फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही होंगी। बॉल को आपने थ्रो करा ऊपर, फिर अब आपने थ्रो करा ऊपर, तो ग्रेविटी भी नीचे रोकेगी, और एयर रेजिस्टेंस हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, तो एयर रेजिस्टेंस भी रोक रही है, ग्रेविटी भी रोक रही है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ठीक है जनाब, जो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अब ये कम हाइट कवर करेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कम होगी, उतनी हाइट तक जाएगी ही नहीं, और अब हाइट कम होगी ना तो उसका टाइम भी कम हो जाएगा। दोबारा सुनिए, सर एयर नहीं है, मैंने बोला बॉल को ऊपर थ्रो करो, आपने बॉल को ऊपर थ्रो करा, बॉल चलेगी 100 मीटर ऊपर, एयर थी नहीं ना 100 मीटर ऊपर चलेगी, खाली ग्रेविटी थी, ग्रेविटी ने 100 मीटर पे उसको रोक दिया। अच्छा अब मैंने बोला बॉल दोबारा थ्रो करो बेटा, अब एयर भी है, अब बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी तो है ही, एयर और आ गई, तो आपकी बॉल 100 मीटर हाइट तक नहीं जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी भी रोक रही है, एयर रेजिस्टेंस भी रोक रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस देयर विल बी लेस हाइट, so it will take less time. In the presence of air it will cover less height, so there will be less time. हाइट कम हो जाएगी इसलिए टाइम भी कम हो जाएगा। ठीक है जनाब, ये 1 मार्क का क्वेश्चन, आई होप कि आपने इसको पिक कर लिया होगा। और आगे चलते हैं, ये जरा मुश्किल सवाल है, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका ये वाला लेवल बना नहीं है, इसलिए भी इस क्वेश्चन को मैं बीच में से स्किप कर रहा हूँ। हाँ इस पर आ जाइए, इस पर आ जाइए। इसमें क्या हो रहा है, तो पहले अब्दुल्ला जरा आप ढूंढ लीजिए वेरिएंट मार्च 18। जी बेटा अब्दुल्ला, मार्च 18 क्वेश्चन का पहला पार्ट भी कर लें। एक्सेलरेशन वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, और पावर भी स्केलर है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन वेक्टर है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, और ये वही वाला अभी मैंने आपको बताया था ना, प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह का होता है, या तो वो बिल्डिंग की छत से किसी चीज को थ्रो करते हैं, तो ये वही वाला टाइप है। इसके अंदर क्या हो रहा है सर, एक बॉल है टेबल पे रखी है, और टेबल पे रख के इसको हॉरिजेंटल थ्रो कर रहे हैं। सर अब हॉरिजेंटल थ्रो करते हैं तो ये हॉरिजेंटल नहीं जाएगी सर, ऊपर से नीचे ही इसने आना है। आपको क्या बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, आपको बता रहे हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ठीक है, और आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। सर हॉरिजेंटल डिस्टेंस है 0.43, 0.43, हमने कैलकुलेट करना है टाइम, हॉरिजेंटल वेलोसिटी से डिवाइड कर दीजिए, हॉरिजेंटल वेलोसिटी है 1.1, ठीक है ना, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस 0.43 डिवाइडेड बाय 1.1, तो आंसर आ रहा है जी 0.39, राउंड ऑफ कर लिया मैंने 0.4, बेटा कॉपी कीजिएगा। हॉरिजेंटल वेलोसिटी
हॉरिजेंटल डिस्टेंस, कांस्टेंट वेलोसिटी s इक्वल टू v इंटू टी, हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे कह रहे हैं हाइट कैलकुलेट करें। मैं हाइट के लिए जा रहा हूं, लेकिन ताहा को शामिल करेंगे। ताहा बेटा ये बताओ यार, हाइट, और ये भी आपको गाइड कर रहा हूं कि वी विल यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या कहते हैं? अच्छा चलो, याद नहीं आ रही, लेकिन आपने बोला सही है, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें नई बात क्या है सर? नई बात ये है कि हम वेलोसिटी की में बार बार वेलोसिटी का वाई लिख रहे हैं, बस ये नई बात है, बाकी तो सारी पुरानी बात है। वही हमारी है हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है जनाब। अब आप ये बताइए बेटा, ताहा, कोई प्रोजेक्ट, कोई टेबल से मैं किसी चीज को थ्रो करूं, तो इनिशियल वेलोसिटी का वाई क्या होता है? जीरो। जीरो। वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है बेटा, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। सर जब किसी टेबल से थ्रो करेंगे, लिखा हुआ है हॉरिजेंटल थ्रो किया है, हॉरिजेंटल थ्रो किया है, तो हॉरिजेंटल थ्रो करने पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज कंसीडर्ड जीरो। सर ये तो जीरो हो गया, अब खाली ये बाकी बचा। तो बेटा मैंने लिखा हाफ, जहां लिखा हुआ है जी, जी है बेटा 9.8, फिर लिखा हुआ है टाइम, टाइम अभी भी हम लोग निकाल चुके हैं 0.39 या 0.4 स्क्वायर। अच्छा जी, मैंने करा जी 0.4 स्क्वायर इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4.9। तो रिजल्ट आ रहा है 0.78। तो 0.78 या 0.8 मीटर, इट इज द हाइट, इट इज द हाइट। ठीक है ना, अभी हाइट हो गई, तो टाइम भी आ गया, हाइट भी आ गई। टाइम आया हॉरिजेंटल मूवमेंट से, हाइट आ गई वर्टिकल मोशन से। और जब बेटा आपने ये कर लिया, तो अब नीचे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, गौर से सुनिए। कह रहे हैं कि पहले तो बॉल के एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ, बॉल के एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ। न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जरा गौर से सुनना, ये बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, तो याद रखना एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पर जीरो होता है, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पर जीरो होता है, और एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पर 9.8 होता है, और फ्री फॉल मोशन में इट रिमेन्स कांस्टेंट, फ्री फॉल मोशन में इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी आपसे बोले एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ, तो आप कहोगे कौन सा एक्सेलरेशन? अगर वो कहे एक्स एक्सिस वाला एक्सेलरेशन, वैसे कहेगा नहीं एक्स एक्सिस वाला, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला एक्सेलरेशन जीरो होता है, वो भी मैंने बना दिया, वो भी मैंने नीचे बना दिया। एक्स एक्सिस वाला एक्सेलरेशन जीरो है, जो कि नहीं पूछा उसने। वाई एक्सिस वाला एक्सेलरेशन है, दैट इज 9.8, और 9.8 उसने न्यूमेरिकल वैल्यू बोली नहीं है, फिर भी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 9.8 यहाँ पे वेलोसिटी लिख दूं, सॉरी एक्सेलरेशन लिख दूं। तो एक्सेलरेशन होगा 9.8, ठीक है जी। अच्छा, ये पहला ग्राफ तो बहुत ही आसान था। दूसरे ग्राफ के अंदर हम अब्दुल्ला से पूछेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला का हमें पता है, इन्होंने ग्राफ की ना वीडियो देखी है, ना इनको ग्राफ के बारे में कुछ पता है। इनसे हम उम्मीद करते हैं कि हमें गलत आंसर देंगे। अब्दुल्ला यार ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस यानी हाइट की बात कर रहे हैं। ये बताइए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, या ये वाला कर्व होगा, या ये वाला कर्व होगा? तीन ग्राफ मैंने आपके सामने ऑफर कर दिए हैं। आप मुझे बताओ वर्टिकल मोशन में कौन सा ग्राफ इसमें बनेगा, स्ट्रेट लाइन, रेड कर्व, या ब्लू कर्व?
ख्याल तो बेटा नहीं होता फिजिक्स में ना, आप तो मुझे पता है अंदाजे से एमसीक्यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा ख्याल नहीं कीजिए ना, प्लीज सही से बताइए हमें। क्या स्टेट? स्ट्रेट लाइन वाला होगा, जबरदस्त, स्ट्रेट लाइन वाला होगा। ताहा आप क्या कहते हैं? ब्लू वाला होगा। बिल्कुल सही बताया है ताहा ने। अब जरा मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन भाई ये है, अब्दुल्ला गौर से सुनना। जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है ना बेटा, ऊपर से नीचे आ रही है, तो पक्की बात है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो अगर ये वेलोसिटी का ग्राफ होता तो आपका आंसर हम मान लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। बट इट इज नॉट वेलोसिटी ग्राफ ना, इट इज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो भाई स्ट्रेट लाइन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी, जो कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, इसलिए ताहा का आंसर सही है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये इसका आंसर होगा। बेटा ड्रॉ कीजिए। काइनेमेटिक्स के ग्राफ को अगर आप स्टूडेंट इजी लेंगे तो बहुत जुल्म हो जाएगा। काइनेमेटिक्स के पूरे चैप्टर को ही जुल्म हो जाएगा। क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट होता है उसके अंदर कह रहे हैं कि हमने एक ऐसी बॉल ले ली जिसका ग्रेटर मास है, ग्रेटर मास है, और बाकी सारी बातें वही हैं, सारी बातें वही हैं, टाइम कैलकुलेट करना है, सारी बातें वही हैं। कह रहे मास ग्रेटर कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो याद रखिएगा सर, फ्री फॉल मोशन में इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में कहीं मास आता ही नहीं है, कहीं मास नहीं आता। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में कहीं मास नहीं आता। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, इसलिए कोई अफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, नो अफेक्ट। तो उसने कहा है स्टेट करो, तो स्टेट का मतलब होता है वन वर्ड आंसर। तो वन वर्ड आंसर तो है नो अफेक्ट, या खाली नो से भी काम चल जाएगा, नो अफेक्ट। कह रहे एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेनेशन ये है कि इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आर इंडिपेंडेंट ऑन मास। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स मास पे डिपेंड नहीं करती। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स मास पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा जी, अब मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ वैसे बंद तो कर रहा हूँ, लेकिन एक बात काम की गौर से सुने। ताहा, अब्दुल्ला, फाइक और सुहेब, यार जब हम बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, बच्चा जब तक क्लास में बैठ के पढ़ता है जब तक तो काम करता है, लेकिन सारे पेरेंट्स की हमेशा ये शिकायत होती है कि क्लास के बाद बच्चे को कुछ काम तो दें ताकि बच्चा खुद से पढ़े। तो मैं आपको इसी काइनेमेटिक्स में, क्योंकि मैंने नोट किया है आप सब स्ट्रगल कर रहे हैं, उल्टे सीधे आंसर कर देते हैं, तो मैं आपको ना कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, फिर होमवर्क दे रहा हूँ। उस होमवर्क के क्वेश्चंस को आप लोग बैठ के करोगे तो बातें आपको समझ में आएंगी, वरना बस मैं कराता रहूंगा और आप खामोशी के साथ बैठ के सुनते रहेंगे, तो यकीन करें कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो मैं आपको देने जा रहा हूँ होमवर्क और रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ।